अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हम में से अक्सर लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपनी हेल्थ के मुतालिक। हम उसके लिए अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, हम अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं, हम अपने स्लीप पैटर्न्स का ख्याल रखते हैं। एक चीज़ है जिसे हम मिस कर देते हैं, वो चीज़ क्या है मैं बताऊँगा इस वीडियो में। इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी एक ऐसे इटालियन टाउन की जहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके गए और उन्होंने अमेरिका के अंदर उसी टाउन के नाम से एक अपना टाउन बसाया। मैं बात कर रहा हूँ इटली के टाउन रोसेटो की। रोसेटो बेसिकली इटली के प्रोविंस फोजिया में सिचुएटेड है, जो कि पहाड़ों पे एक हसीन सा टाउन है और इस टाउन के नीचे की तरफ से एक रिवर फ्लो कर रहा है। इस टाउन की खुसूसियत ये है कि 19th सेंचुरी के आखिर तक इस टाउन के ज़्यादातर लोग इलिटरेट थे। रोसेटो के लोग सदियों से या तो मार्बल क्वेरीज यानी कि मार्बल की एक्सट्रैक्शन की फैक्ट्रीज़ और मार्बल की प्योरिफिकेशन जहाँ पर होती है उन फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे थे, या तो फिर टाउन के साथ जो फुट हिल्स की तरफ फील्ड्स थीं वहाँ पर खेती बाड़ी किया करते थे। वहाँ के लोग सख्त जान और मेहनत कश थे, लेकिन वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे और उनके इकनॉमिक हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ये सब कुछ उस वक्त बदलना शुरू हुआ जब 19th सेंचुरी के आखिर में उन्हें पता लगा एक ऐसी नई जगह का, एक न्यू लैंड का, जहाँ पर यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से लोग जा जाकर बस रहे थे, यानी कि अमेरिका। लिहाजा 1882 में 11 रोसेटन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिका के लिए निकले और उन्होंने अमेरिका में जाकर पड़ाव किया पेंसिल्वेनिया की स्टेट में। अगले साल उससे ज़्यादा लोग गए। इन लोगों ने वहाँ पे स्लेट क्वेरीज़ में जॉब करनी शुरू की और उसके बाद रोसेटो से अमेरिका जाने का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ने लगा, हत्ता कि रोसेटो की अपनी स्ट्रीट्स वीरान होने लगी। रोसेटन्स ने पेंसिल्वेनिया की स्टेट में बैंगलोर के टाउन के पास जगह ख़रीदनी शुरू की और वहाँ पर बुनियाद रखी अपने एक नए टाउन की, जिसका नाम उन लोगों ने न्यू इटली रखा। अच्छा, इस टाउन का जो लैंडस्केप था वो भी रोसेटो से मिलता जुलता था। इंटरेस्टिंग बात यह कि कुछ अरसे के बाद यहाँ के लोगों ने इस टाउन का नाम न्यू इटली से चेंज करके वही रख लिया जो इनके पुराने टाउन का नाम था, यानी कि रोसेटो। अब रोसेटो के लोगों ने अपने घरों के बैकयार्ड्स में अनियंस लगाना शुरू की, पोटैटोज़ लगाना शुरू किए, बीन्स लगाना शुरू की, मेलन्स, यानी कि वो खेती बाड़ी की तरफ आए। उन्होंने फ्रूट ट्रीज़ लगाने शुरू किए, स्कूल्स बनाए गए, पार्क बनाया गया, बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स बन गईं, बेकरीज़ बन गईं, छोटे छोटे कमर्शियल सेंटर्स बन गए और रोसेटो एक लाइव किस्म का टाउन बन गया। इसके अलावा रोसेटो के अंदर और उसके आसपास गारमेंट की फैक्ट्रीज़ भी बन गई। अच्छा, रोसेटो के पास जो दूसरा टाउन था यानी कि बैंगलोर, वहाँ पे ज़्यादातर लोग वेल्स से आए हुए थे और उससे जो अगला टाउन था वहाँ के लोग जर्मनी से आए हुए थे। अब चूँकि उस दौर में इटालियंस के, जर्मन्स या वेल्स के लोगों से कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लिहाजा रोसेटो के लोगों ने अपने आप को अपने टाउन तक ही महदूद रखा और अपनी कम्युनिटी लाइफ में अपने आप को बिज़ी किया। फर्स्ट फ्यू डेकेड्स में रोसेटो के टाउन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इटालियन ही बोली जाती थी। दिस टाउन केम टू द अटेंशन ऑफ अ पेंसिल्वेनिया डॉक्टर नेम्ड स्टीवर्ट वुल्फ। स्टीवर्ट वुल्फ को बड़ी हैरत हुई ये जानकर जब उन्हें ये बात पता लगी कि रोसेटो के अंदर 65 ईयर्स की एज से कम लोगों में हार्ट डिजीज़ तकरीबन ना होने के बराबर है। ये बात उस वक्त के लिहाज से इंतहाई हैरान कुन थी, क्योंकि ये बात 1950s की है और 1950s तक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स नहीं आई थी। लिहाजा हार्ट डिजीज़ अमेरिका में एक बहुत बड़ा मसला था और अमेरिका में 65 ईयर्स की एज से कम लोगों में डेथ की मेजर कॉज हार्ट अटैक्स थे। लिहाजा उस वक्त के डॉक्टर्स के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर हार्ट डिजीज़ ना हो, जहाँ पर हार्ट अटैक्स की कोई ऐसी बुरी खबर ना आती हो। वुल्फ ने सोचा कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसने अपनी ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प ली और वो गया रोसेटो में। उसने वहाँ जाके मेडिकल रिकॉर्ड्स लोगों के इकट्ठे किए, लोगों के डेथ सर्टिफिकेट्स देखे, इन सब चीज़ों को मिला के उसने लोगों की मेडिकल हिस्ट्रीज़ को स्टडी किया
और वो बड़ा हैरान हुआ कि उसकी फाइंडिंग में ये आया कि 65 ईयर से कम की एज में किसी बंदे की भी डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई। डॉक्टर वुल्फ ने इस टाउन की काउंसिल रूम में अपना सेटअप लगाया और वहाँ पर रोसेटो के तमाम लोग आए और उसने उन लोगों का ब्लड टेस्ट लिए, उनके EKG टेस्ट लिए और जो टेस्ट ये असर्टन करते थे कि हार्ट हेल्थ कैसी है वो तमाम टेस्ट लिए गए। ये एक्सरसाइज तकरीबन 1 माह तक चलती रही। उसके बाद समर्स में डॉक्टर वुल्फ ने स्कूल्स में अपना पड़ाव डाला, जहाँ पर उसने चंद सोशियोलॉजिस्ट की मदद से लोगों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए। रोसेटो के अंदर 55 ईयर्स की एज से कम लोगों में कभी भी किसी बंदे की भी डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, और जो लोग 65 ईयर्स की एज से ज़्यादा थे उनमें भी जो डेथ की कॉज अगर किसी की हार्ट डिजीज़ थी तो ये रेशो भी बाकी अमेरिका की निस्बत हाफ थी, और जनरली डेथ रेट भी रोसेटो के अंदर बाकी अमेरिका की निस्बत 30 to 35% कम था। कि रोसेटो के अंदर कोई सुसाइड नहीं थी, क्राइम बहुत कम थे, ड्रग एडिक्शन नहीं थी, मतलब इट वाज अ थ्राइविंग कम्युनिटी। उन्होंने मज़ीद कॉजेज़ ढूंढी कि कोई पेप्टिक अल्सर्स या इस तरह की कोई और बीमारियां जो वहाँ पर होती हों। पता उन्हें यही लगा कि रोसेटो वो टाउन है जहाँ पर लोगों की डेथ सिर्फ ओल्ड एज की वजह से ही होती है। डॉक्टर वुल्फ का ख्याल था कि रोसेटो के जो लोग हैं ना, इनकी हेल्थ इसलिए भी काफ़ी अच्छी है शायद कि इनकी डाइटरी हैबिट्स बड़ी अच्छी होंगी। जो इटली में इनकी डाइटरी हैबिट्स बड़ी अच्छी थी, उन्हीं चीज़ों को ये यहाँ पे लेके आए, इन्होंने अडॉप्ट किया। बट डॉक्टर वुल्फ वॉज टेरेबली मिस्टेकन। वही रोसेटो के इटालियंस जो इटली में अपना खाना ऑलिव ऑयल में बनाते थे, यहाँ पे अपना खाना एनिमल फैट में बनाते थे। जिस पिज़्ज़े में वहाँ इटली के अंदर ज़्यादातर वेजिटेबल्स होती थी, उस पिज़्ज़े में यहाँ पे हैम होता था, सलामी होता था, पेपरोनी होता था, शदीद किस्म का चीज़ होता था, यानी कि इट वाज लोडेड विद मीट एंड फैट्स। अच्छा, वो स्वीट्स जो अमेरिका में त्योहारों के मौक़ों पे खाई जाती थी, रोसेटन्स के कल्चर में वो चीज़ें तकरीबन रोज़ाना ही खाने के बाद खाई जाती थी। जब वुल्फ ने अपनी टीम में मौजूद डाइटिशियंस से रोसेटो के लोगों के खाने पीने का, उनकी डाइटरी एनालिसिस कराया तो ही वॉज शॉक्ड। रोसेटन्स की 41% ऑफ कैलोरीज फैट से आ रही थी, और ये कोई ऐसा टाउन भी नहीं था जहाँ पे लोग सुबह सवेरे उठ के कोई दौड़ लगाने के लिए जाते थे या कोई बड़ी एक्सरसाइजेस करते थे या कोई योगा करते थे। यहाँ ज़्यादातर लोग ज़रा हटे कट्टे किस्म के ओवरवेट थे। अच्छा, उसने सोचा कि अगर डाइट नहीं है रीज़न, तो शायद रीज़न जेनेटिक्स हो, कि जीन्स वाइज ये स्ट्रॉन्ग हो लोग। डॉक्टर वुल्फ ने यह किया कि बाकी लोग जो इटालियन रोसेटो से आए थे लेकिन अमेरिका के अंदर अमेरिका वाले रोसेटो में नहीं बसे बल्कि मुख्तलिफ कहीं और जगहों पे जाकर बसे, उसने जाके उन लोगों के भी हेल्थ के एनालिसिस किए। लेकिन अजीब बात यह है कि वही रोसेटन्स, वही इटालियन रोसेटन्स जो अमेरिका में मुख्तलिफ जगहों पर बसे थे, उन्हें वही हेल्थ इश्यूज़, उन्हीं हार्ट डिजीज़, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सामना था जो बाकी अमेरिकन्स को था। अच्छा, अब डाइट रीज़न नहीं है, जीन्स रीज़न नहीं है, तीसरा ख्याल गया डॉक्टर वुल्फ को उन लोगों के इलाके पर। मतलब हो सकता है कि ये जगह, ये इलाका इतना पुरफिज़ा हो या पोल्यूशन फ्री हो या यहाँ का पानी ऐसा हो कि यहाँ के लोगों की हेल्थ बड़ी अच्छी हो। अच्छा, जो क्लोजेस्ट टाउन्स थे रोसेटो के, बैंगलोर और नज़रेत, वहाँ का भी ज़रा एनालिसिस किया गया। उन दोनों टाउन्स की भी कोई पॉपुलेशन इतनी ही थी जितनी रोसेटो की थी, और वहाँ पे भी यूरोपियंस आए हुए थे, जैसा मैंने बताया। एक में वेल्स से आए हुए थे, दूसरे में जर्मनी से आए हुए थे। जब वहाँ पर एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि उन दोनों टाउन्स में हार्ट अटैक्स का इंसिडेंस रोसेटो की निस्बत 3 टाइम्स ज़्यादा था। अच्छा, वुल्फ ने रियलाइज़ किया कि डाइट रीज़न नहीं है, एक्सरसाइज लोग करते नहीं हैं, जीन्स भी रीज़न नहीं है, ये इलाका भी रीज़न नहीं है, तो फिर रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न रोसेटो की एक थ्राइविंग, इंटरवुवन, क्लोज नेट कम्युनिटी थी। द रोसेटन्स वर नरिश्ड बाय ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़बरदस्त था। रोसेटन्स एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, एक दूसरे को इनवाइट करते रहते थे। एक ही घर में 3 जनरेशन्स रह रही होती थी।
बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता था, उन्हें सोशल इवेंट्स में ख़ास अहमियत दी जाती थी। चर्च की जो गैदरिंग होती थी उसमें सब लोग बाकायदगी से आते थे और उसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। सिर्फ 2000 लोगों का टाउन था ये, और 22 सिविक ऑर्गेनाइजेशंस थी जो लोगों की फलाह के लिए काम कर रही थी। अच्छा, इनके कल्चर में ये मायूब समझा जाता था कि अगर कोई बंदा ज़्यादा वेल ऑफ है तो वो अपनी वेल्थ को पब्लिकली शो कराता फिरे, और ये लोग अपने ही फैमिली के, अपनी ही कम्युनिटी के ज़रूरतमंद लोगों की इस तरह से मदद करते थे जिस तरीके से उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो। रोसेटन्स इसलिए हेल्दी नहीं थे कि जिस इलाके से वो आए थे, रोसेटन्स इसलिए हेल्दी थे कि इस इलाके में आकर एक ख़ूबसूरत कम्युनिटी उन्होंने बना ली थी जो स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ पे और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी कल्चर पे बेस्ड थी। रोसेटो के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे का पता रखते थे। क्राइम रेट इतना कम था कि घर से निकलते वक्त घरों को लॉक नहीं किया करते थे। खाने के वक्त पोते नवासे, बेटे, बूढ़े लोग सब मिलजुल कर खाना खाते थे। एक ही घर में न सिर्फ ग्रैंड पेरेंट्स होते थे बल्कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी होते थे। जब ये लोग अपनी स्ट्रीट्स में मूव करते थे तो अपने नेबर्स से रुककर बात किया करते थे, इंटरेक्ट किया करते थे, उनका हाल पूछा करते थे, खैर खैरियत दरियाफ़्त किया करते थे। एक छोटी सी कम्युनिटी में 22 सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी। 80% ऑफ मेन जो थे किसी न किसी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा ज़रूर थे। ये अपने काम भी मिलजुल कर किया करते थे। मिसाल के तौर पे ये एनिमल्स को पालते थे, फिर साल में कुछ दिन ऐसे होते थे जिसमें ये सब मिलजुल कर उन एनिमल्स को ज़िबा किया करते थे। वो इस तरह से हुआ करता था कि स्ट्रीट्स की बारियाँ होती थी कि आज इस स्ट्रीट पे तमाम लोगों ने मिलके एनिमल्स को करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। उससे अगले दिन उससे अगली स्ट्रीट, उससे अगले दिन उससे अगली स्ट्रीट। जब इनकी अंगूर की फसल पककर तैयार हो जाती थी तो ये मिलजुल कर एक कम्युनिटी के तौर पे उन अंगूरों को तोड़कर उनका जूस निकाला करते थे और उससे ये लोग वाइन तैयार किया करते थे। इन लोगों के पास जो कुछ था ये उससे बहुत ज़्यादा कंटेंटेड थे। ये दुनियावी बुनियाद पर एक दूसरे से कंपैरिजन्स नहीं ड्रॉ किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आया, लोगों ने अपने बच्चों को रोसेटो से बाहर और टाउन्स में और बड़ी सिटीज़ में एजुकेशन के लिए भेजना शुरू किया। अब उन बच्चों की वहाँ पर जॉब्स होने लग गई, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता जो रोसेटो की आबादी थी वो बूढ़ी होने लग गई। यानी कि जिन बच्चों की जॉब्स रोसेटो के टाउन से बाहर हो गई वो वहीं पर सेटल हो गए। अब जैसे जैसे जो ओल्ड लोग थे वो गुज़रते गए, उनकी जगह वो घर खाली होते गए, तो वो जो न्यू जनरेशन थी जो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी उन्होंने अपने घरों को बेचना शुरू कर दिया। लिहाजा और कम्युनिटीज़ के लोग भी वहाँ पर आकर बसने लग गए, कंपैरिजन्स ड्रॉ होने शुरू हो गए। लेट 60s तक वहाँ पर भी ये कल्चर आने लग गया कि एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना। दे बिकेम मोर एंड मोर अमेरिकनाइज्ड कि जी अच्छी कार होनी चाहिए, घर में कोशिश करनी चाहिए कि स्विमिंग पूल भी हो, तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लिहाजा वो जो एक क्लोजली निट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होता गया। 1971 के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ रोसेटो में कि 55 ईयर से कम उम्र का बंदा हार्ट अटैक से चल बसा, और 1980 तक हार्ट अटैक का रेट रोसेटो के अंदर वही हो गया जो बाकी अमेरिका में था। अब ये सारा रोसेटो इफ़ेक्ट मैंने क्यों डिस्कस किया है, वो इसलिए कि हम जब भी अपनी हेल्थ को या अपने पेरेंट्स की हेल्थ को, अपने लव्ड वंस की हेल्थ को देखते हैं तो हम उसे डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इन चीज़ों की टर्म्स में देखते हैं। हमें हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी देखना होगा। हम यूज्ड टू ही नहीं है इस चीज़ के कि हम अपनी हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी देखें। लिहाजा अच्छी हेल्थ के लिए भी हमें अपनी सोच को इनफरादी से बदल कर इज्तिमाई करना पड़ेगा। रोसेटो के लोगों की लॉन्जेविटी की सबसे ज़्यादा बड़ी वजह
उनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी स्ट्रक्चर और उनका एक स्ट्रॉन्ग सोशल फैब्रिक था। यहाँ पे जो बात मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी वो ये कि हम जब भी हेल्थ को देखते हैं तो हेल्थ को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारी न्यूट्रिशन अच्छी हो, हमारी एक्सरसाइज अच्छी हो, हमारी हैबिट्स हेल्थी हों, लेकिन हमने कभी भी हेल्थ को इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी नहीं सोचा। लिहाजा अगर हम अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो हमें बहैसियत कौम के, बहैसियत अपने टाउन्स के रेजिडेंट्स के, हमें अपनी कम्युनिटी लाइफ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो हमारा सोशल फैब्रिक बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है, उस सोशल फैब्रिक को रीबिल्ड करना पड़ेगा। बात यह है कि सोशल फैब्रिक कहा क्यों जाता है? सोशल फैब्रिक को सोशल फैब्रिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप किसी भी कपड़े को देख लीजिए, वो कपड़ा छोटे छोटे बहुत सारे पतले पतले थ्रेड्स से मिलके बना होता है, तो वो थ्रेड्स मिलके ही एक कपड़े को बनाते हैं। तो इसी तरह जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के, चाहे वो जिस कलर से हों, जिस नज़रिए के हों, जिस बैकग्राउंड के हों, वो सब मिलके ही सोसाइटी का एक फैब्रिक बनाते हैं। अच्छा जी, सोशल फैब्रिक को अगर रीबिल्ड करना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि हम कोशिश करें कि जिन लोगों के हमारे से अपोजिंग व्यूज़ हैं, हमसे डिफरेंट व्यूज़ हैं, हम उनके व्यूज़ का रिस्पेक्ट करें और उनके व्यूज़ को भी समझने की कोशिश करें और उनके मुतालिक हम कोई जजमेंट्स पास ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया के यूज़ को ज़रा लिमिट करें। सोशल मीडिया को हम अपने लिए एंटी सोशल मीडिया ना बनने दें। अब सोशल मीडिया हमारे लिए एंटी सोशल मीडिया कैसे बनता है? वो दो तरह बनता है मेरे नज़दीक। नंबर एक चीज़ ये है कि जब हम सोशल मीडिया पे कोई पेजेस देख रहे होते हैं तो सोशल मीडिया लर्न भी कर रहा होता है कि क्या चीज़ें हमें पसंद हैं, क्या चीज़ हमें नहीं पसंद, कौन से व्यूज़ हमारे ज़्यादा करीब हैं और कौन से व्यूज़ को हम डिसरिगार्ड करते हैं। तो सोशल मीडिया हमें ज़्यादातर वही पेजेस दिखाता है, वही कंटेंट दिखाता है जो हमारे व्यूज़ के साथ ज़्यादा अलाइंड हो। इसकी वजह से हम अपने व्यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रिजिड होते जाते हैं और इस रिजिडिटी की वजह से हम दूसरों के व्यूज़ को उस तरह रिगार्ड नहीं करते। एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। सोशल मीडिया दूसरी तरह हमें ऐसे अफेक्ट करता है कि ठीक है, सोशल मीडिया से वी कीप इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एज़ वेल, बट बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे सामने बंदा बैठा होता है और हम उसे नहीं देख रहे होते या सुन रहे होते, बल्कि हम सोशल मीडिया पे लगे हुए होते हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया की वजह से हमारा ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन भी कम हुआ है और ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपने पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए, अपने घर वालों को टाइम देना चाहिए। अगर हमारे पेरेंट्स अलाइव हैं और हमारे बच्चे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स के साथ यानी अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करें। और ये एक्टिविटी इतनी हेल्थी होती है, ऐसी कोई एक्टिविटी ही नहीं है। हमें अपने नेबर्स का भी ख्याल करना चाहिए और हमारी लैंग्वेज में तो नेबर्स के लिए लफ्ज़ इतना प्यारा है, यानी कि हम साया, मतलब हम और हमारे नेबर्स एक दूसरे का साया शेयर करते हैं। मज़ीद ये कि वी शुड ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ एट लीस्ट वन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें कुछ ना कुछ टाइम और कुछ ना कुछ रिसोर्सेज अपनी कम्युनिटी के लिए भी निकालने पड़ेंगे, और वो अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे होंगे तो शायद वो इतने इफ़ेक्टिव ना हो। हाँ, अगर हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होंगे और फिर हम अपने टाइम एंड रिसोर्सेज उस चीज़ के लिए डिवोट कर रहे हैं तो हमारा सोशल वर्क ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकता है। लास्टली मैं आप लोगों से यह ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको जहाँ भी चांस मिले, चाहे आप उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हों कि ना हो, अगर आपको कोई वॉलंटरी वर्क करने का मौका मिल रहा है तो इसे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझें। और हो सकता है जो वॉलंटरी वर्क आप करें वो जिनके लिए आप वॉलंटरी वर्क कर रहे हो उनके लिए इतना बेनिफिशियल ना हो जितना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज you see, there are some people who are very successful in life, but success without fulfillment makes people miserable. हमने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है अगर हम मटेरियलिस्टिकली बात करें, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि हैप्पीनेस देने से आती है। तो फ्रेंड्स, दैट वाज अबाउट इट। आई होप
यू पीपल मस्ट हैव लाइक्ड द वीडियो। मैंने काफ़ी एफ़र्ट तो की है इसमें, और ये कि अगर कोई कमी रह गई हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गिव इट अ थम्स अप एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन so you don't miss a video. Thank you so much for watching.